आज से 4500 साल पहले इजिप्ट में बनाए गए द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसका आधार 13 एकड़ में फैला। इसके कोर 51 डिग्री के एंगल पे उठे हुए हैं और इसके आधार की हर भुजा की लंबाई 755 फीट है। जब ये बनाया गया था तब इसकी हाइट थी 481 फीट, लेकिन आज ये सिर्फ 450 फीट ही ऊंचा है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि गीजा के पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। इस पिरामिड को 2.5 टन के 23 लाख से भी अधिक पत्थरों से बनाया गया है, जिसमें कई ऐसे पत्थरों का वजन 50 से 80 टन है। इस पिरामिड को 55 लाख टन चूना पत्थर, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल करके बनाया गया है। गीजा के पिरामिड बनाने में जितने भी पत्थर लगे थे वो इस पिरामिड से 30 किलोमीटर दूर नील नदी से कश्तियों द्वारा लाए गए थे। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने के पीछे इजिप्शियंस का क्या मकसद रहा होगा? और आज से हजारों साल पहले जब इंसानों के पास कोई भी टूल्स नहीं थे, तो वो कैसे इन पिरामिड की दीवारों को इंच बाय इंच लेवल किए होंगे? कैसे वो 80 टन जितना भारी पत्थर को काट कर पिरामिड के टॉप पर लेकर गए होंगे? और उस टाइम ऐसे कौन से इंजीनियर्स रहे होंगे जो पिरामिडों को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के साथ साथ उनके चारों साइड को 51 डिग्री के एंगल पे सेट किया होगा? सबसे पहली बार पिरामिड को एशियंट मेसोपोटामिया में देखा गया था, जिन्हें जिगुरेट्स के रूप में जाना जाता था। इन जिगुरेट्स का निर्माण 21वीं सेंचुरी बीसी में राजा सुंगी ने किया था, जिसने शहरों की लॉयल्टी को जीतने के लिए खुद को गॉड के रूप में डिक्लेयर किया था। पिरामिड मिस्र के दक्षिण में मेरू के नूबियन साम्राज्य में, पूरे मध्य और दक्षिण अमेरिका के माया के शहरों में और कुछ अलग रूप से चीन में भी पाए जाते हैं। लेकिन मिस्र में जितने भी पिरामिड मिले हैं वो सभी पिरामिडों से अलग हैं। मिस्र के पिरामिडों का विकास और उनका इतिहास इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मोन्यूमेंट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। 2950 बीसी में जब डायनेस्टिक एरा की शुरुआत हुई थी, तब शाही कब्रों को रेक्टेंगुलर छत वाले फ्लोट पत्थरों से ढकने की प्रथा थी, जिसे मस्तबा कहा जाता था। मस्तबा का अरेबियन भाषा में मतलब होगा बेंच। मस्तबा का आविष्कार इजिप्शियंस ने 3100 बीसी में पहली बार मकबरे की संरचना के रूप में किए थे, जो नील नदी के किनारे मिट्टी के ईंटों से बनाए जाते थे। और मस्तबा अपने नीचे वाले से छोटा था। इन टोम्स में शाही राजाओं को दफनाया जाता था और जो साधारण लोग थे उनको रेत के खोदे गए गड्ढे में दफना दिया जाता था। पिरामिडों का डेवलपमेंट 3 स्टेज में हुआ: स्टेप्ड पिरामिड, लेनिन पिरामिड और राइट शेप्ड पिरामिड, जिसका एक जीता जागता सबूत है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। यह पिरामिड दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है, जो मिस्र के गीजा में स्थित है। 2780 बीसी में किंग ऑफ थर्ड डायनेस्टी फराओ जोसेर का शासन था। इजिप्ट के पिरामिडों का क्रेडिट जोसेर को दिया जाता है, क्योंकि जोसेर के आर्किटेक्चर ने 6 मस्तबासों को एक ढेर में रख के पिरामिड का निर्माण किया था, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि ये डिजाइन एक विशाल सीढ़ी के रूप में काम करता था, जिसके जरिए फराओ की आत्मा भगवान तक पहुंच सकती थी। इसके बाद 4th डायनेस्टिक में सीढ़ीदार पिरामिड एक रियल पिरामिड में बदल गए, जो आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं। इस काल ने मैदूर, दसूर और गीजा के पिरामिड को जन्म दिया। दोस्तों, गीजा के पिरामिड के कई ऐसे रहस्य हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे, जिसको मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। 2613 बीसी से 2494 बीसी तक 4th डायनेस्टी का शासन चला, जिसे पुराने साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि वह लोगों के लिए सुख, समृद्धि और अन्य देशों से व्यापार का समय था। एशियंट इजिप्ट के 4th डायनेस्टी का पहला राजा स्नेफरू था, जो मैदूर में एक सीढ़ीदार पिरामिड बनवाया, जिसमें पत्थर भरवा कर उसको ऊपर से ढकवा दिया। यानी कि 4th डायनेस्टी में सीढ़ीदार पिरामिड की बाहरी सतह चिकनी हो गई थी, जैसा कि आज हमें देखने को मिल रहा है। जो पिरामिड बन रहे थे उनमें झुकाव का कोण 51 डिग्री का था, लेकिन अब इसे घटाकर 43 डिग्री तक कर दिया गया, ताकि पिरामिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया जा सके
और इस पिरामिड को बेंट पिरामिड के नाम से जाना गया। इनको बेंट पिरामिड इसलिए कहा गया क्योंकि कोण में बदलाव के कारण इनकी रेखाएं टूट गई थी, जो इनके डिजाइन में इंजीनियरिंग समस्या थी। गीजा में कुल 138 पिरामिड हैं जो वेदरिंग की वजह से मलबे हो चुके, लेकिन गीजा का पिरामिड आज तक मिस्र में 4500 साल से खड़ा है। ये दुनिया के लिए रहस्य इसलिए बना हुआ है क्योंकि इतनी आंधी, तूफान, गर्मी, बरसात और भूकंप सरवाइव करने के बावजूद भी अब तक ये इजिप्ट में खड़ा है। गीजा के पिरामिड को स्नेफ्रू के बेटे खुफू ने बनवाया था और खुफू को चियोप्स के नाम से भी जाना जाता है। गीजा का पिरामिड नील नदी के किनारे लोकेटेड है, जहाँ पर 2 और पिरामिड हैं और उसमें सबसे ऊंचा पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे खुफू का पिरामिड या चियोप्स का पिरामिड भी कहा जाता है। इसके बाद इजिप्ट में सेकेंड लार्जेस्ट पिरामिड है द पिरामिड ऑफ खाफरे। ऐसा कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने इसे बनवाया था। इसके बाद तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है द पिरामिड ऑफ मेनकावरे, जिसे खाफरे के बेटे ने बनवाया। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इन पिरामिड को किस लिए बनाया गया होगा। तो एशियंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको फराहों कहा जाता था। फराहों का मतलब होगा महान घर या राजा का महल। इन पिरामिडों को मकबरों के तौर पे बनाया गया था और जब इजिप्ट के फराहों की डेथ हो जाती थी तो उनको इसी में दफनाया जाता था। दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब इजिप्ट के राजा जिंदा होते थे तो वह मरने से पहले ही अपने लिए टूम्स बनवाते थे, जिसके अंदर वह खाना, खजाना, कपड़े, फर्नीचर और ज्वेलरी रखवा देते थे ताकि मरने के बाद उनको ये सभी चीजें काम आएंगी। वेल फ्रेंड्स, अब इन इजिप्शियंस का ये मिसकंसेप्शन था या रियल में उस टाइम पे ऐसा होता था ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे कि मरने के बाद उनकी जिंदगी खत्म नहीं होती है, बल्कि मरने के बाद उनकी आत्मा डायरेक्ट भगवान के पास जाती है और कर्मों के हिसाब से भगवान उनको पनिश करते हैं। टूम्स में रखने से पहले डेड बॉडी को मम्मीफाई किया जाता था और उनकी बॉडी को लकड़ी या सरकोफिगस में रख दिया जाता था। वो एक स्पेशल प्रोसीजर का इस्तेमाल करके शरीर से नमी को हटा देते थे, जिससे कि ड्राई बॉडी बहुत ही आसानी से सड़ता नहीं था। सबसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड और प्रिजर्व्ड मम्मी है 18वें से 20वें डायनेस्टी, जिसमें तूतन खामेन और अन्य फराहों की मम्मी शामिल है। एशियंट इजिप्ट के सबसे महत्वपूर्ण देवता ओसिरिस थे। ही इज द गॉड ऑफ फर्टिलिटी एंड इनकारनेशन ऑफ द डेड एंड रिजरेक्टेड किंग। आप इसे ऐसे समझिए कि जब हम जमीन पे कोई बीज बोते हैं और वह अंकुरित होकर हमें नया फल देता है। बट माई क्वेश्चन इज दैट कि इन पिरामिड को ये लोग बनाए कैसे होंगे? 80 टन जितने वजनी पत्थर को ये लोग 481 फीट तक कैसे लेकर गए होंगे? और सरप्राइजिंग मैटर ये है कि इन्होंने इतने हैवी टास्क को सिर्फ 20 साल में ही कंप्लीट भी कर लिया। 484 से 425 5th सेंचुरी बीसी में एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था हेरोडोटस। उन्होंने ही एक थ्योरी सजेस्ट की कि इस पिरामिड को स्लेव्स द्वारा बनाया गया होगा। इस थ्योरी को लेकर बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन होगा कि जितने भी लेबर इस पिरामिड कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे होंगे उनको काम करने के लिए भूखा रख के जानवरों की तरह पीटा गया होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग गीजा पिरामिड कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे वो बहुत ही हाई स्किल्ड लेबर थे। वे इजिप्ट में रहने वाले लोगों से वेल फेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। उनको भूखा रख के मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि उनको अच्छी तरीके से खाना खिलाया जाता था और उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल भी की जाती थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन किया तो उसमें मिली हड्डियों से ये पता चला कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जितने भी लेबर काम कर रहे थे, अगर काम करने के दौरान उनको कोई चोट लग जाती थी तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता था। बताइए कि इन लोगों का इतना ख्याल रखा जाता था। यूनाइटेड किंगडम में जितने भी किसान रहते थे वो लोग जब खेती नहीं कर रहे होते थे तो वो फ्री टाइम में आकर इस कंस्ट्रक्शन में अपना हाथ बटाते थे। गीजा पिरामिड कंस्ट्रक्शन में कुल 20 से 30 हजार लोग काम में लगे थे, जो 10-10 घंटे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे। ऐसा नहीं है कि इनसे जानवरों की तरह दिन रात लगातार काम कराया जाता था। पिरामिड के निर्माण में 55 लाख टन लाइन स्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था, जो कंस्ट्रक्शन साइट से 900 किलोमीटर दूर इजिप्ट रीजन के आसवान से लाया गया था। इनके पत्थर काटने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक था, क्योंकि जब इनको पत्थर काटना होता था
तो ये लोग पत्थर में क्रैक्स और होल्स ढूंढते थे और उसके अंदर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े भिगो कर डाल देते थे। और जैसे जैसे पत्थर पानी को एब्जॉर्ब करता था तो उस लकड़ी के वेजेस एक्सपेंड होने लगते थे और पत्थर टूट जाता था। एक चीज जो एक्सपर्ट्स को हैरान कर रही थी कि पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे वो लाइन स्टोन नहीं थे, बल्कि वो ग्रेनाइट के पत्थर थे, जिसको आज के डेट में अगर हम लोग बड़े से ग्राइंडर का इस्तेमाल करके काटे तो बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन कई सालों की रिसर्च के बाद इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया गया। दोस्तों, इजिप्शियंस ने जिस ग्रेनाइट को इतनी बारीकी से काटा था, दरअसल उसमें दांत ही नहीं थे। बगैर दांत वाले आरे के दोनों तरफ वजन रखकर ये लोग ग्रेनाइट पे चलाते थे और फ्रिक्शन को ज्यादा करने के लिए उसके बीच बीच में बजरी डाली जाती थी। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने बड़े पत्थर को काटने में उनको 4 महीने का वक्त लग जाता था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कंस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट्स द्वारा कई थ्योरी सजेस्ट की जाती है। द रैंप थ्योरी, ये थ्योरी बताती है कि इजिप्शियंस ने पत्थर के ब्लॉकों को पिरामिड के टॉप पर ले जाने के लिए सबसे पहले मिट्टी या लाइन स्टोन के रैंप तैयार किए होंगे, जो टॉप से लेकर नीचे तक एक सीधा स्लोप रहा होगा। इस स्लोप पर पत्थर को धक्का मारने के लिए उन्होंने स्लोप के किनारे लकड़ी के डंडे गाड़ दिए होंगे और पत्थर को खींचने के लिए लकड़ी में रस्सी बांधकर ये लोग पत्थर के ब्लॉक को खींचकर पिरामिड के टॉप तक लेकर गए होंगे। द वाटर सॉफ्ट थ्योरी, ये थ्योरी भी यही बताती है कि पत्थर के ब्लॉकों को पिरामिड के टॉप पर ले जाने के लिए इन्होंने नहर जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। इसको आप देख सकते हैं कि कैसे फ्लोट्स स्टोन ब्लॉक से जुड़े हैं और स्टोन ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए पहला गेट खोल दिया जाता है, फिर स्टोन ब्लॉक को शाफ्ट में इंटर किया जाता है और उसके बाद से पहला गेट बंद करके दूसरा गेट खोल दिया जाता है। इस तरीके से इजिप्शियंस ने स्टोन ब्लॉक्स को पानी से भरे शाफ्ट के तल में तैराया होगा। हालांकि इस थ्योरी का कोई ठोस सबूत नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्टोन ब्लॉक्स को कैरी करने के लिए इजिप्शियंस राफ्ट्स बनाते थे, जिससे कि पत्थर को पानी पे तैराया जाता था। द वेट सैंड मेथड, इस थ्योरी को इसलिए सजेस्ट किया जाता है क्योंकि एक्सपर्ट्स को एक पेंटिंग मिली है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे ढेर सारे लोग एक स्टैच्यू को घसीट कर ले जा रहे हैं। इसको और अगर आप जूम करके देखेंगे तो इसमें एक आदमी स्टैच्यू के सामने पानी गिरा रहा है। शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगा कि मूर्ति के सामने पानी गिराना उनकी ये कोई ट्रेडिशन होगी, लेकिन जब फिजिसिस्ट डेनियल बॉन और उनकी टीम ने इसको टेस्ट आउट किया तब ये पता चला कि अगर हम लोग सैंड में एक सर्टेन अमाउंट में पानी डालते हैं तो सैंड पर खिसकने वाले ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन काफी हद तक कम हो जाएगा। द लीवर मेथड, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस मेथड का इस्तेमाल इजिप्शियंस ने स्टोन ब्लॉक्स को ऊपर उठाने के लिए किए होंगे। इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक मिडिल पॉइंट लिया है जिसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, फिर उसके ऊपर उन्होंने डंडा लगा दिया है। डंडे के एक तरफ बास्केट में पत्थर के कुछ टुकड़े रखे हैं और इसके दूसरे पॉइंट पर स्टोन ब्लॉक्स को बांधकर इसे कितनी आसानी से ये लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं। उनको ये आइडिया आया साडूफ से, क्योंकि साडूफ एंशिएंट इजिप्ट का एक ऐसा मैकेनिज्म था जिसका इस्तेमाल ये लोग अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए करते थे। इस मेथड को आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रूफ भी किया, जिसमें एक छोटा बच्चा कितनी आसानी से एक बड़े से स्टोन ब्लॉक्स को इस लीवर मेथड का इस्तेमाल करके इजीली इस स्टोन ब्लॉक्स को रिप्लेस कर दे रहा है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को लेकर कई हाइपोथेटिकल थ्योरीज भी बताई जाती हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है। कुछ हिस्टोरियन और साइंटिस्ट बताते हैं कि पिरामिड को ग्रैनरी स्टोर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें ग्रैन सीड्स को स्टोर करके रखा जाता था ताकि इजिप्शियंस को फ्यूचर में काम आ सके। लेकिन बाद में इन थ्योरी को इम्प्रैक्टिकल कंसीडर कर दिया गया। ये भी कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड एक पावर प्लांट था जिससे कि बिजली जनरेट होती है। इस थ्योरी को इसलिए सजेस्ट किया जाता है क्योंकि उनके टेम्पल की दीवारों पर कुछ ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं जिनको देखकर ये बताया जाता है कि इजिप्शियंस लाइट बल्ब का इन्वेंशन कर चुके थे। गीजा का पिरामिड इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसकी चारों डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अलाइन करती है। इस बात को भी लेकर साइंटिस्ट काफी हैरान थे कि उस टाइम पे न ही कोई कंपास था और न ही कोई टेक्नोलॉजी थी, तो कैसे इन्होंने पिरामिड को एग्जैक्टली पॉइंट किया होगा। इसको भी लेकर एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी बताई जाती है, ऑटम एक्वानॉक्स थ्योरी। ऑटम एक्वानॉक्स एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होता है
और ये तब होता है जब पृथ्वी सूर्य की ओर न ही झुकी हो और न ही पृथ्वी सूर्य से दूर हो। मतलब कि सभी लेंटिट्यूड्स पर दिन के उजाले और रात के अंधेरे की मात्रा बराबर हो। इसको लेकर कॉन्टिलेशन थ्योरी बताई जाती है कि आसमान में जो ओरियन बेल्ट के तारे हैं, इजिप्शियंस उन्हीं तारों को देखकर इन पिरामिडों को अलाइन किया होगा। लेकिन जब 1999 में एस्ट्रोनॉमर्स ने इस थ्योरी को टेस्ट आउट करके देखा, तब ये पता चला कि ओरियन कॉन्स्टिलेशन स्टार इन पिरामिडों के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको जितनी भी थ्योरीज बताई हैं वो सभी सस्पेक्टेड थ्योरी है। आज तक किसी को ये पता नहीं चला कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में कैसे हुआ होगा। इफ यू गॉट सम न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, सो सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।